नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनीष। स्वागत है आपका पढ़ाकू साहब में। हमने प्रीलिम्स 2022 के जो क्वेश्चन थे उसके 26 क्वेश्चन हमने पार्ट 1 में डिस्कस कर लिए थे और बाकी के जो क्वेश्चन हैं अब हम डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं अगला डिस्कशन। और ये कुछ चेंजेस हो गए जो यूपीएससी प्रीलिम्स में हुए थे, तो ये भी मैंने डिस्कस किए थे। हाँ, ये जो क्वेश्चन है इसको देखते हैं। इसमें ये कह रहा है कि अगर कोई मेजर सोलर स्टॉर्म आ रहा है और वो अर्थ तक पहुंच रहा है तो उसके इफ़ेक्ट क्या क्या होंगे। तो उन इफ़ेक्ट्स को इसमें 7 पॉइंट्स में दिया गया है और ऑप्शन में हमें देखना है। तो ऑप्शन देखकर ऐसा लग रहा है कि अगर कुछ जो इफ़ेक्ट हैं, जैसे यहाँ तीसरा ऑप्शन है, तो अगर तीसरा ऑप्शन हम ये साबित कर देते हैं कि वो गलत है या गलत पाया जाता है तो आराम से हमें ए वाला मिल जाएगा। इसी तरह से 1 वाला अगर एलिमिनेट हो जाए या 2 वाला एलिमिनेट हो जाए तो इस तरह से हमें देखना है कि गलत कौन सा है, वो हमें छांटना है। तो जीपीएस और नेविगेशन सिस्टम कुड फेल, तो हो सकता है क्योंकि जीपीएस और नेविगेशन जो सिस्टम है वो जो है सैटेलाइट पे डिपेंडेड होता है। सैटेलाइट, तो सैटेलाइट से जब इंफॉर्मेशन आएगा ही नहीं, क्योंकि आसमान में होता है और जो सोलर फ्लेयर्स हैं उन तक पहुंच जाएंगे और उसको फेल कर देंगे। तो ऐसा हो सकता है कि ये सब सिस्टम फेल हो जाए। तो ये पहला वाला सही लग रहा है। सुनामी कुड ऑकर एट इक्वेटोरियल रीजन्स, है ना। तो ये जो है सुनामी आ जाएगा, ये थोड़ा गलत लग रहा है, पर देखते हैं, इसको पेंडिंग में रखते हैं। दूसरा ये है, तीसरा ये है कि पावर ग्रिड्स कुड बी डैमेज, तो ये भी हो सकता है क्योंकि जो पावर ग्रिड्स है वो अधिक टेम्परेचर से हो सकता है कुछ फेल कर जाए। तो पहला और तीसरा तो सही लग रहा है, तो ए और बी तो एलिमिनेट हो गया। आगे देखते हैं, इंटेंस ऑरोरा कुड ऑकर ओवर मच ऑफ द अर्थ, तो ये भी सही लग रहा है क्योंकि अगर जो सोलर फ्लेयर्स होते हैं वही तो ऑरोरा होते हैं जो दिखाई देते हैं नॉर्थ पोल से और साउथ पोल से, तो ये तो सही है। फॉरेस्ट फायर्स कुड टेक प्लेस ओवर मच ऑफ द प्लेनेट, सीधी सी बात है, अगर कुछ आग पहुंच रहा है धरती पर और जो सूखे पत्तों पर लग गया तो फॉरेस्ट फायर भी लग जाएगा। तो 1, 3, 4, 5 ये तो सही ही है ना। तो इसको देखते हैं कि क्या होता है। 1, 3 स्पेशली ये जो है 1, 3, 5 ये सही लग रहे हैं। तो देखते हैं, ओवर मच ऑफ द प्लेनेट, तो ये इसमें तो 1, 3, 4 1, 3, 4 यहाँ पर ये जो है ये ऑप्शन ठीक लग रहा है। तो ये जो है ठीक लग रहा है। और भी आगे भी ऑप्शन हम लोग चेक कर सकते हैं, जैसे ऑर्बिट्स ऑफ द सैटेलाइट कुड बी डिस्टर्ब्ड, है ना। तो वो भी हो सकता है क्योंकि यूनिवर्स में रहता है और अर्थ के चारों तरफ, तो हो सकता है वो सोलर फ्लेयर उसको डिस्टर्ब कर दे। तो 6 भी सही लग रहा है। शॉर्ट वेव रेडियो कम्युनिकेशन ऑफ द एयरक्राफ्ट फ्लाइंग ओवर पोलर रीजन्स कुड बी इंटरप्टेड, क्योंकि सोलर फ्लेयर्स पहुंच जाएगा। तो ये सब सही लग रहे हैं। तो 5वां लेकिन ये है ऑप्शन में नहीं है। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हो सकता है कि ये ओवर मच ऑफ द प्लेनेट के ज़्यादातर हिस्से पे जहाँ पर काफ़ी वेदर अच्छा है, वहाँ पे सूखा नहीं है पत्ता, तो वहाँ पे नहीं आग लगेगा। तो ये हो सकता है कि ये गलत हो, इसीलिए 5वें को तो। और सुनामी वाला तो सुनामी अगर आता सोलर फ्लेयर से तो हर समय सुनामी ही आता रहता है ना। तो ये हमारा सी वाला ऑप्शन जो है वो सही हो गया। अगला देखते हैं, क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर विच मॉनिटर्स इमिशन रिडक्शन प्लेसेस ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। तो क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर, ट्रैकिंग करना है, ट्रैक करना है कि जो क्लाइमेट एक्शन लिया गया है वो कितना लिया गया, कितना नहीं लिया गया, जो इमिशन रिडक्शन टारगेट्स हैं वो किसी ने पूरा किए नहीं किए। तो कैसे आप ट्रैक करेंगे? कुछ डाटाबेस, कुछ जानकारी आपके पास होना चाहिए, तभी तो ट्रैक करेंगे, अदरवाइज कैसे करेंगे, है ना। तो इसमें आप देखेंगे डाटाबेस क्रिएटेड बाय कोलिशन ऑफ रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, तो ये ठीक लग रहा है ना। विंग ऑफ आईपीसीसी, तो ये जानने वाली बात है कि ये कोई विंग जो है आईपीसीसी खुद का तो रिसर्च भी नहीं करता है ना।
तो वो कैसे इन चीज़ों को रखेगा, है ना। तो ये एक ट्रैकर जो है एक डाटाबेस ही लग रहा है। तो ये क्योंकि डाटाबेस अगर नहीं होगा तो आप ट्रैक कैसे करेंगे, आपके पास डाटा तो होना चाहिए ना कि किसने कितना काम किया है। अगला ये है, इसको देखते हैं कि इफ़ रेन फॉरेस्ट एंड ट्रॉपिकल फॉरेस्ट आर लंग्स ऑफ द अर्थ देन श्योरली वेटलैंड फंक्शन एज इट्स किडनी। तो ये कौन सा स्टेटमेंट है जो इसको बताता है। तो देखिए लंग्स क्या करते हैं, जो भी खराब धुआं, अब खराब हवा है उसको साफ कर देंगे, है ना। जैसे फॉरेस्ट करते हैं CO2 को लेके, तो किडनी क्या करेगा, खून साफ करता है। तो वेटलैंड क्या करता है, पानी, जो गंदा पानी हो उसमें जो खराब न्यूट्रिएंट्स हो उनको जो है वो सोख लेगा, है ना, पानी को थोड़ा ठीक कर देगा। तो यही तो करेगा जैसे किडनी खून का करता है। तो ये जो है चौथा अगर ऑप्शन हम लोग देखते हैं तो वो सही लग रहा है। एक्वाटिक प्लांट्स ऑब्जर्व हैवी मेटल्स एंड एक्सेस न्यूट्रिएंट्स, कि हैवी मेटल क्या है वो ख़राब है, धरती के लिए ख़राब है, धरती को जो बीमार कर देंगे, तो क्या करेंगे, उसको ऑब्जर्व कर लेंगे वेटलैंड के ये जो भी प्लांट्स हैं, जैसे किडनी करता है ना, खून को बचाने के लिए। और ये जो है ये करंट अफेयर से आया हुआ क्वेश्चन है। गुच्ची, तो गुच्ची एक्चुअल में एक मशरूम है, मशरूम प्लांट है। तो अगर ये आपको पता है तो ये सवाल हो जाएगा, क्योंकि मशरूम प्लांट क्या है, एक फंगस होता है। तो पहला तो ऐसे ही सही हो गया, और दूसरा ये भी है कि ये न्यूज में काफ़ी रहा है। और अगर आप दूसरा स्टेटमेंट भी पढ़ते हैं कि ये कुछ हिमालयन फॉरेस्ट एरिया में उगता है, तो यहाँ पे सम लगा हुआ है, सभी में तो नहीं बोला है, तो पॉसिबिलिटी सम से थोड़ा बढ़ जाती है। और तीसरा आप देखेंगे इट इज़ कॉमर्शियली कल्टिवेटेड इन हिमालयन फुटहिल्स ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, राइट। तो दोनों स्टेटमेंट में से कोई भी सही हो सकता है, पर सम जिसमें लगा हो तो प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, क्योंकि कुछ स्टेट तो हो ही सकते हैं जिसमें ये प्लांट जो है उग रहा होगा, है ना। तो सी जो है इसमें स्टेटमेंट सही है। और ये भी जो है अगला जो क्वेश्चन है ये भी करंट अफेयर से ही लिया गया है। पॉलीथाइलिन टेराफ्थलेट, तो PET इसको बोलते हैं, जो बॉटल जो है हमारे घर में होता है, जो कि जो भी तेल जिसमें रखा हुआ होता है। तो ये सब जो बॉटल है, ये करंट अफेयर में था कि ये जो बॉटल है इससे जो प्लास्टिक निकल रहा है वो कंपनीज़ को मिल नहीं रहा है, क्योंकि ये प्लास्टिक बहुत बढ़िया होता है। इससे होता क्या है कि ये बहुत जल्दी रिसाइकल हो जाता है, तो कुछ भी वेस्ट बचता नहीं है। तो ये प्लास्टिक की डिमांड बहुत ज़्यादा है कि इसका वेस्ट हमको मिले। तो प्राइवेट कंपनीज ये कह रही थी कि इसका जो वेस्ट है वो हमको चाहिए, क्योंकि ये वेस्ट जो है वो मिल नहीं पा रहा है। तो अगर हम लोग इंपोर्ट कर लेते हैं बाहर से जो भी वेस्ट है, क्योंकि गवर्नमेंट ने क्या किया है कि बाहर से जो डेवलप्ड कंट्री हैं, चूँकि वो अपना वेस्ट जो है डेवलपिंग कंट्री जैसे इंडिया में अपना वेस्ट डंप कर देती हैं, इसलिए बैन किया हुआ है। तो यही रिक्वेस्ट कर रही थी जो भी प्राइवेट कंपनी है, ये जो भी PET की जो वेस्ट है उसको हमको इंपोर्ट करने दिया जाए, क्योंकि उसका जो है इस्तेमाल हम लोग बोतल बनाने में करते हैं। और ये अच्छा भी वेस्ट है, क्योंकि ये बहुत ही आसानी से कम पैसे में कम मेहनत से जो है ये रिसाइकल भी हो जाता है। तो ये न्यूज़ में था, तो उसी की मदद से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ये हमारा नॉलेज है कि इट्स फाइबर कैन बी ब्लेंडेड विथ वूल एंड कॉटन फाइबर टू रीइंफोर्स देयर प्रॉपर्टी, राइट। तो इसको जो है वूल जो हो गया, कॉटन फाइबर हो गया, तो उसके साथ रीइंफोर्स कर सकते हैं, मतलब फिर से जो है इसकी प्रॉपर्टी जो है उसको हम लोग वापस से ला सकते हैं, है ना। ये थोड़ा ठीक लग रहा है, रिसाइकल हो जाएगा। कंटेनर्स मेड ऑफ इट कैन बी यूज टू स्टोर एनी एल्कोहलिक बीवरेज, तो इस तरह के बोतल में किसी भी तरह का बीवरेज रखा जा सकता है, कोई भी हो। ये थोड़ा सा सस्पिशन लग रहा है, क्योंकि एनी यहाँ पे दिया हुआ है, तो देखने वाली बात है। बॉटल्स मेड ऑफ इट कैन बी रिसाइकल्ड इनटू अदर प्रोडक्ट्स, तो ये तो करंट अफेयर से जैसे मैंने बताया इशू ही यही था, तो तीसरा तो और सही होना ही है। आर्टिकल्स मेड ऑफ इट कैन बी इजीली डिस्पोज्ड ऑफ बाय इंसिनरेशन विदाउट कॉजिंग ग्रीन हाउस गैस इमिशन, तो ये सोचने वाली बात है, कोई ग्रीन हाउस गैस इमिशन कैसे नहीं होगा, है तो प्लास्टिक ही, तो ग्रीन हाउस इमिशन होगा तो ज़रूर, कुछ तो ज़रूर होगा। तो चौथा तो ऐसे ही गलत हो गया, तो ये दोनों क्या हो गए, गलत हो गए। और 1 और 2 में
देखते हैं तो 2 में ए नहीं दिया हुआ है, तो वो तो वैसे ही गलत हो गया। तो ए हो गया हमारा सही जवाब। इसमें देखते हैं कि नाइट्रोजन फिक्सिंग प्लांट क्या है। अब ये नाइट्रोजन फिक्सिंग प्लांट जो है, ये दाल जो है वो उसकी करंट अफेयर में आया था कि जो इंटरनेशनल डे मनाया जा रहा था दाल को लेके या मिलेट्स के लेके, वो क्यों, ये इस सब भी प्लांट में खासियत क्या है, क्योंकि ये नाइट्रोजन फिक्सिंग खुद ही कर लेते हैं, राइट। इसमें कोई आपको एक्स्ट्रा जो है कोई इंसेक्ट कीटाणु ये सब कुछ डालने का ज़रूरत नहीं है, ये खुद ही ये प्लांट सब जो है नाइट्रोजन को फिक्स कर लेते हैं। इस वजह से इसमें जो यूरिया होती है, यूरिया की खपत बहुत कम होती है। तो किस तरह के प्लांट होते हैं? ऐसे प्लांट होते हैं ये जो कि लेगुमिनस हों। लेगुमिनस मतलब कि उसमें क्या होता है कि दाने होते हैं, जैसे दाल है, राइट, दाने हैं, तो इस तरह के होते हैं। तो एक चीज़ इसमें देखने वाले, चिकपी, ये क्या है, मटर, दाने हैं, तो तीसरा तो होना ही चाहिए। तो तीसरा किस में है? ए बी में है ना। अब 4 5 6 में से देख लेते हैं। क्लोवर, ये पता नहीं क्या चीज़ है। कुल्फा, ये भी पता नहीं क्या चीज़ है। स्पाइनक यानी पालक, पालक तो दाना तो नहीं है, तो छठवां गलत हो गया, देखिए ए वाला जो है सही है। अब ये देखेंगे, ये हिस्ट्री का एक अच्छा क्वेश्चन है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से हुआ क्या था। जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, जो कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो कि इसमें इंडियंस मेनली थे, तो उनको सब्जेक्ट जो है कुछ मिला था जो कि ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट में आता है कि कुछ सब्जेक्ट को जो है जो इंडियंस हेडेड गवर्नमेंट है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, उनको ट्रांसफ़र कर दिया गया। और कुछ रिजर्व सब्जेक्ट, रिजर्व मतलब जो अंग्रेज जो है अपने पास रखे हुए, रिजर्व किए हुए थे। तो कौन से सब्जेक्ट हैं जो रिजर्व में आएंगे, जो कि आपको पावर देते हों, जैसे पुलिस। अब पुलिस जिसके पास रहेगा पावर तो उसी के पास रहेगा, तो जो अंग्रेज होंगे वो इंडियंस को तो पुलिस देंगे नहीं, तो वो रिजर्व में ही रखेंगे। तो 4 तो ऐसे ही सही हो गया। और लैंड रेवेन्यू, भाई पैसा कैसे अंग्रेज सब छोड़ेंगे, व्यापारी थे। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, जस्टिस अब कैसे, अब कोई काला या गोरा जो भी आदमी आ गया तो अब काले लोग गोरों को सज़ा दे दें, तो ये तो नहीं होना चाहिए ब्रिटिश माइंडसेट के हिसाब से। तो जस्टिस भी उनको, अंग्रेज़ों को अपने अंदर लेना पड़ेगा। तो पहला, तीसरा, चौथा तो होना ही चाहिए, है ना। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट क्या करती है? पानी, खाना पीना, सड़क, इन सब का इंतजाम करती है। तो ये तो बोझा हो गया ना, इसमें ना पैसा है ना पावर है, तो ये किसको मिलेगा? ये इंडियंस को मिलेगा। इंडियंस यानी कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट में चला जाएगा, ट्रांसफर सब्जेक्ट में चला जाएगा। तो 1 3 4 सही होना चाहिए। तो ये क्या हुआ? सी वाला जो है हमारा सही हो गया। ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, उसमें क्या दिया था। तो ये मैंने सॉल्व कैसे किया था, मुझे कुछ प्रीवियस नॉलेज था, इसका नहीं था, पर कुछ हिस्ट्री का नॉलेज था। जो इंडिया है वो काफ़ी डेवलप्ड कंट्री रहा है। इंसिएंट टाइम में 35% ऑफ वर्ल्ड जीडीपी का इंडिया अपने पास रखता था, है ना। और यहाँ पे बेस्ट यूनिवर्सिटी नालंदा, विक्रमशिला, ये सभी यूनिवर्सिटी भी रही हैं। तो सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल हर क्षेत्र में इंडिया जो है एक विश्वगुरु रह चुका है, पर अभी नहीं है, पर पहले रहा था। तो इतना मुझे पता था कि इंडिया जो है जो बाकी जो समाज हैं उनसे काफ़ी आगे था। जैसे रोमन्स हो गए, तो इन रोमन्स का मैं एक स्लेवरी सिस्टम डिस्कस करूँगा कि उसमें क्या होता था कि जो फीमेल स्लेव्स हैं उनको वो एक कमोडिटी की तरह से रख सकते थे अपने पास से। तो जैसे एक कम्युनिटी को जब आप इस्तेमाल करना चाहें, मारे पीटे, जो भी करना चाहें करें अपनी फ़ायदे के लिए, तो वो कर सकते थे। चाहते तो उनका रेप भी कर सकते थे, पर वो लड़की कुछ बोल नहीं सकती थी क्योंकि वो उसकी एक कम्युनिटी की तरह थी, है ना। पर वो लड़की को कोई दूसरा जो है आदमी अगर कर दे तो ये माना जाएगा ये जो मेरा सामान है इसको ये जो है हानि, डिफेक्ट पहुंचा दिया है ना, तो उसको सजा दी जाएगी। इसलिए नहीं कि ये लड़की का जो है सम्मान ये सब कुछ गड़बड़ कर दिया है, इसलिए कि ये जो ओनर है, रोमन जो स्लेव ओनर है, उसका वाला ये लड़की, इस लड़की को वो ओन करता है, तो दूसरा आदमी कैसे इसको छू देगा? ये तो केवल यही छू सकता है जब चाहे जो करना चाहे, है ना। तो इस तरह से रिग्रेसिव सोसाइटी थी। तो इंडियन सोसाइटी क्या थी, इससे बहुत बेहतर थी, ये मुझे आइडिया था।
अब आते हैं ऑप्शन पे, राइट। ए पर्सन कुड बी ए स्लेव एज ए रिजल्ट ऑफ जुडिशियल पनिशमेंट। तो भाई ये सही है कि मान के चलिए कि आप कुछ उधार लिए हैं, है ना, और आप चुका नहीं पा रहे हैं, तो क्या होगा कि आपकी जो लेबर है उसको आपको गिरवी रखना पड़ेगा, 10 दिन के लिए 20 दिन के लिए आपको मेरे यहाँ काम करना पड़ेगा। तो इस तरह का सिस्टम होता था, है ना। तो पहला तो ऐसे ही सही हो गया। ए फीमेल स्लेव बोर हर मास्टर ए सन शी वाज लीगली फ्री, राइट। क्योंकि अब देखिए यहाँ पे क्या है कि जो मास्टर है, जो स्लेव फीमेल स्लेव का ओनर है, अगर उसके साथ बच्चा हो जाता है, मतलब ये जो मास्टर है, तो अब वो तो भाई वो तो पत्नी हो गई ना, क्योंकि आपने उसके साथ जो संबंध बना लिया, आपके बच्चे की अब माँ हो गई है, तो आपकी स्लेव तो नहीं कहला सकती, क्योंकि वो स्टेटस आपको देना पड़ेगा, ऐसा नियम में रहेगा। तो ये क्या है, ये प्रोग्रेसिव, मतलब उस टाइम के हिसाब से प्रोग्रेसिव थिंकिंग है कि अगर कोई आपके घर पे काम कर रही है और वो काम करने के लिए आई है, वो ऐसा नहीं है कि आप उसको छुएंगे, रोमन्स की तरह नहीं है, राइट, जो चाहो वो करो। ये इंडियन मेंटालिटी का था कि वो काम करने के लिए काम करेगी, अब उसके शरीर को हाथ नहीं लगा सकता। अब हाथ लगा दिए हो, आपके बच्चे की माँ बन गई है, तो अब क्या है, वो आपकी पत्नी का स्टेटस उसको आपको देना पड़ेगा। तो इस हिसाब से क्या होगी, वो लीगली फ्री हो जाएगी। ये भी सही लग रहा है, ये प्रोग्रेसिव है। इफ ए सन born to a female slave was fathered by her master, the son was entitled to be the legal status of master son। तो ये भी है सही, क्योंकि अब देखिए जो ये फीमेल स्लेव है, उससे एक बच्चा पैदा हो गया, राइट, उसके मास्टर का जो है, जो उसका ओनर है, वो उसका पिता है। तो क्या है, वो जब पत्नी का उसको स्टेटस मिल गया, तो बच्चे को क्या स्टेटस मिलेगा, उसके बेटे का स्टेटस मिलेगा, क्योंकि ये रोमन्स की तरह तो है नहीं सब कि भाई कॉमोडिटी है, राइट। अब तो वो पत्नी होगी भाई, क्योंकि उसको काम करने के लिए जो लाए थे उसके साथ कुछ और भी कर दिए। तो ये है, ये भी प्रोग्रेसिव लग रहा है, ये भी सही है। तो ये डी जो है ये सही है, ये मैंने मारा था और सही भी हो गया। अब इसमें देखते हैं, ये भी काफ़ी, अब देखिए फिर से ऑप्शन देखिए, ऑप्शन के हिसाब से देख के पता चलता है कि अगर कोई एक गलत हमने ढूंढ लिया तो आसानी से हम जो है इसको सही कर पाएंगे, है ना। तो एक वैसे मैं बता देता हूँ, ये तीसरा ही जो है ऑप्शन डायरेक्ट देखते हैं कि डिवैल्यूएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, राइट। आपकी जो डोमेस्टिक करेंसी है वो डिवॉल्यूएट हो गई है, यानी कि जो रुपया है वो क्या हो गया, गिर गया। तो जो करेंसी रिस्क है, जो कि एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग के साथ आएगी, वो क्या होगी, एक्सटर्नल करेंसी बोरोइंग। ये होती क्या है, इसमें रिस्क क्या है, इसको पहले देखते हैं। एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग क्या है कि हम जो है अमेरिका से कुछ उधार ले लिए हैं, तो उधार किस में लिए हैं, उधार तो हम डॉलर में लिए हैं, राइट। तो हमको चुकाना किस में पड़ेगा, डॉलर में चुकाना पड़ेगा। अब सोच के देखिए, अगर मेरा रुपया जो है कमज़ोर हो गया, है ना, तो पहले जब मैंने उधार लिया था तो $1 बराबर 50 रुपया था, अब जो है $1 बराबर 100 रुपया हो गया। तो अब क्या होगा, मुझे डॉलर मेरे लिए तो महंगा हो गया, यानी कि जो लोन मैं चुकाऊंगा वो क्या हो गया, महंगा हो गया। तो ये मेरे लिए तो रिस्क बढ़ गया ना। तो रिस्क कब कम होगा, जब जो मेरा रुपया स्ट्रॉन्ग रहता। तो 50 रुपया $1 के टाइम पे मैंने लोन लिया था, और चुकाते टाइम क्या हो जाए, 25 रुपये इक्वल टू $1, तो कम डॉलर मुझे देने पड़ेंगे, है ना। तो ये समस्या है। तो रिस्क जो है कब बढ़ रहा है, जब रुपया कमज़ोर हो रहा है। तो ये कैसे कह देंगे कि जो डिवैल्यूएशन है डोमेस्टिक करेंसी का, उससे जो करेंसी रिस्क है एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग के साथ वो घटेगा नहीं, बढ़ेगा। तो तीसरा स्टेटमेंट क्या है, गलत है। तो यानी कि ए वाला हमारा सही है। एक यहाँ पे भी डिस्कस कर लेते हैं कि पहला स्टेटमेंट काफ़ी अच्छा स्टेटमेंट है। टाइट मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ यूएस फेडरल रिजर्व कुड लीड टू कैपिटल फ्लाइट, राइट। तो अब देखिए, टाइट मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है कि मनी सप्लाई को जो है अमेरिका क्या करेगा, अपने यहाँ कम कर देगा। अपने यहाँ मनी सप्लाई कम कैसे होगा, ये जो भी लोन लोग ले रहे हैं, राइट, बैंक में, तो इंटरेस्ट रेट क्या करो, बढ़ा दो। इंटरेस्ट रेट जैसे ही बढ़ेगा तो लोग लोन नहीं ले पाएंगे बैंक से, तो बैंक से लोन नहीं ले पाएंगे तो मनी सप्लाई क्या होगा, घट जाएगा। लेकिन एक और चीज़ है, यूएस का इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, तो जो इंडिया है, इंडिया में क्या होगा, बहुत सारे ये जो फॉरेनर्स हैं, यूएस के लोग हैं, वो क्या करते हैं, अपना पैसा ले आके इंडिया में इन्वेस्ट कर देते हैं। यहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट है वो बढ़िया मिल रहा है, तो क्या होगा, बढ़िया मिलेगा तो इंडिया से पैसा निकाल के
यूएसए में इन्वेस्ट करेंगे। भाई इंडिया जो है एक रिस्क जोन में वाली कंट्री है और यूएस जो है रिस्क फ्री कंट्री है, डेवलप्ड कंट्री है, तो उसमें इन्वेस्ट करेंगे ना अगर अच्छा इंटरेस्ट रेट मिल रहा है तो कैपिटल फ्लाइट क्या होगा, ज़रूर होगा। स्टेटमेंट सही है, राइट। तो अब आगे बढ़ते हैं, इसी तरह से हम लोगों को डील करना चाहिए। अब एक और देखते हैं, बैंक बोर्ड ब्यूरो। अब ये मैंने क्वेश्चन क्यों डाला है, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ये आया हुआ है। बैंक बोर्ड ब्यूरो ये क्वेश्चन थोड़ा सा रिपीटेड है। अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा होगा तो ये पता होगा आपको। बैंक बोर्ड ब्यूरो में होता क्या है, ये सब सिलेक्शन करते हैं, जो भी पब्लिक सेक्टर बैंक है उनमें कौन चेयरमैन रहेगा, क्या रहेगा, तो ये सब सिलेक्शन करते हैं। तो इसमें होते कौन लोग हैं, जो भी सरकारी जो बैंक है उन्हीं के जो हेड होते हैं वही होते हैं, मिल के वही सब करते हैं। तो गवर्नर जो है इसका चेयरमैन नहीं होता, ये आपको पता होना चाहिए, नहीं तो नहीं हो पाएगा, है ना। क्योंकि ये जो है पढ़ने वाली बात है, अब होता है नहीं होता है। तो ये प्रीवियस ईयर का अगर आपने पेपर लगाया तो ये सॉल्व हो जाएगा। तो पहला तो ऐसे ही गलत हो जाएगा और दूसरा तो सही है। जैसे मैंने बताया कि प्रीवियस ईयर में पूछा ही ये था कि कौन सिलेक्शन करता है, तो बीबीसी ही जो है रिकमेंडेशन करती है, तो बी जो है सही हो जाएगा। और एक अगला देखते हैं वियतनाम। तो वियतनाम वाला, अब देखिए वियतनाम वाला जो है काफ़ी न्यूज में क्वेश्चन ये टॉपिक रहा है। तो होता क्या है कि वियतनाम जो है फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, भाई डेवलपिंग कंट्री है, फास्टेस्ट ग्रोइंग रहेगी, साउथ ईस्ट है ना। और एक चीज़ और है कि वियतनाम जो है एक मल्टी पार्टी, एक चीज़ पता होनी चाहिए कि वियतनाम जो है कम्युनिस्ट कंट्री है। जैसे इसी बार काफ़ी न्यूज़ में था, साइगोन जो वॉर हुआ था, यूएसए जो आया था वियतनाम में, यहाँ के जो भी कम्युनिस्ट थे जब वो युद्ध लड़ रहे थे अपना कम्युनिस्ट सेटअप बनाने के लिए, तो अमेरिका जो है इंटरफेयर कर दिया था ताकि हरा के यहाँ इसको डेमोक्रेसी बना सके। पर वो अमेरिका हार गया और फिर वो उसको वापस भागना पड़ा, तो ये एक कम्युनिस्ट कंट्री बन गया। तो कम्युनिस्ट कंट्री कैसी होती है, मल्टी पार्टी थोड़े न होगी। तो दूसरा तो ऐसे ही गलत हो गया। और पहला तो जेनरिक स्टेटमेंट है, सही है ना। फास्टेस्ट ग्रोइंग, वन ऑफ द फास्टेस्ट है, राइट। फास्टेस्ट नहीं है, वन ऑफ द, बहुत सारे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी उनमें से एक है। अगर ये कहता कि केवल ये सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट है ना, वन ऑफ द नहीं होता तो ये गलत भी हो सकता था, पर जेनरिक स्टेटमेंट है तो सही हो गया। तीसरा देखते हैं कि वियतनाम की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है ये इज इंटीग्रेटेड विथ ग्लोबल सप्लाई चेन एंड फोकस ऑन एक्सपोर्ट, राइट। तो ये स्टेटमेंट क्या है कि अभी जैसे चाइना की जो भी कंपनियां हैं वो कहाँ जा रही हैं, चाइना से भाग के। ये एक इशू था करंट अफेयर में, वो आनी चाहिए थी, लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि भारत में आएगी, चली गई थी वियतनाम, राइट। तो ग्लोबल सप्लाई चेन से कनेक्टेड है तभी तो वहाँ जा रही है। तो 1, 2 तो गलत हो गया और 1, 3 सही है ना। तो इसको देख लेते हैं आराम से कि कौन सा है। अब ये देखिए चौथा फिर से दिया है, फॉर ए लॉन्ग टाइम वियतनाम की जो लेबर कॉस्ट है वो और जो स्टेबल एक्सचेंज रेट है वो ग्लोबल मैन्युफैक्चर को अट्रैक्ट कर रही है। वही करंट अफेयर्स है कि चाइना से भाग के कंपनी कहाँ जा रही है, वियतनाम में जा रही है। क्यों जा रही है, लेबर का कम पैसे में मिल जा रहा है और स्टेबल भी है एक्सचेंज रेट इसका। तो 1, 3, 4 सही है। तो देखिए ये हो गया आपका सी। और ये 5वां भी देख लीजिए, वियतनाम हैज़ द मोस्ट प्रोडक्टिव ई सर्विस सेक्टर इन द इंडो पैसिफिक रीजन। मोस्ट प्रोडक्टिव ई सर्विस सेक्टर तो भारत का है, वन ऑफ द मोस्ट प्रोडक्टिव नहीं बोला है, नहीं तो ये स्टेटमेंट सही होता। बोला है डायरेक्टली कि मोस्ट प्रोडक्टिव सर्विस सेक्टर, राइट। एकदम ये एक्सट्रीम स्टेटमेंट हो गया, तो 5वां क्या हो जाएगा, गलत। आगे बढ़ते हैं, नॉन फंजिबल टोकन, राइट। तो इसमें क्या है कि न्यूज़ में ये काफ़ी था कि नॉन फंजिबल टोकन होता क्या है ये कि जो भी डिजिटल प्रॉपर्टी है आपका, चाहे वो ट्वीट हो गया, आपका इमेज हो गया, सिग्नेचर, चाहे जो भी चीज़ है, तो क्या है वो एक वैल्यू रखती है। वो वैल्यू बड़ी ही यूनिक है, वो एक जैसी नहीं है। जैसे मैं 1 रुपये का नोट मेरे पास है, राइट, 1 रुपये का नोट मेरे पास है और 1 रुपये का नोट आपके पास है, दोनों की वैल्यू क्या है, सेम है। यूनिक, अगर यूनिक होती तो सेम नहीं हो सकती, है ना। तो इसी को बोलते हैं कि जब यूनिक वैल्यू रहती है तो उसको बोलते हैं नॉन फंजिबल, राइट। कि इसको जो है
अपन जो है एक दूसरे से हेर फेर नहीं कर सकते हैं, और ये जो है यूनिक वैल्यू नहीं, सेम वैल्यू रहेगी। तो ये क्या है? फंजिबल। फंजिबल क्या होता है? जैसे एक एग्जांपल हो गया क्रिप्टो करेंसी, उसमें एक क्रिप्टो करेंसी की वैल्यू दूसरे क्रिप्टो करेंसी के बराबर है, तो वो फंजिबल हो गया, यानी कि उसका हम लोग आदान प्रदान कर सकते हैं। और नॉन फंजिबल जिसमें वैल्यू यूनिक है, अब आप सलमान खान का फोटो है, शाहरुख खान का फोटो है, दोनों की वैल्यू अलग अलग होगी, तो उसको एक्सचेंज नहीं कर सकते अपन, राइट, तो वो नॉन फंजिबल है। तो इससे देखते हैं क्या होता है, दे एनेबल द डिजिटल प्रेजेंटेशन ऑफ फिजिकल एसेट, राइट। फिजिकल एसेट जो भी है, चाहे किसी का मुंह हो गया, चेहरा हो गया, फोटो हो गया, जो भी है उसका हम लोग डिजिटल रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। फोटो खींच लीजिए और डाल दीजिए, आपका बन गया, उसको बेचिए बैठ के, है ना। दे आर यूनिक क्रिप्टोग्राफिक टोकन्स दैट एग्जिस्ट ऑन ए ब्लॉकचेन। नई नई टेक्नोलॉजी है, ब्लॉकचेन पे बनाई गई है, जो कोई कंट्रोल थोड़ा नहीं करता है, राइट। जब कंट्रोल नहीं करता है तो कैसे बनी है? ब्लॉकचेन पे बनी होती है। दे कैन बी ट्रेडेड और एक्सचेंज्ड एट इक्विवेलेंस एंड देयरफॉर कैन बी यूज्ड एज ए मीडियम ऑफ कमर्शियल ट्रांजेक्शन। ये मैंने कहा ना, मीडियम ऑफ कमर्शियल ट्रांजेक्शन यहाँ पे कह रहा है यूज कर सकते हैं, पर ऐसा संभव है क्या? भाई जब दो टोकन्स जो है नॉन फंजिबल है, इनकी वैल्यू क्या है? यूनिक है, एक जैसी तो है नहीं। जैसे 1 रुपये और 1 रुपये की नोट की एक समान वैल्यू होती है, तभी तो एक्सचेंज कर सकते हैं। यूनिक वैल्यू हो तो कैसे एक्सचेंज कर सकते हैं? तो तीसरा क्या है? गलत है। तो ए वाला जो स्टेटमेंट है वो सही हो गया। अगला चलते हैं। अब ये देखिए, ये जो है इसमें मैंने थोड़ा एक कमज़ोर लॉजिक लगाया था, पर ठीक है, थोड़ा सा बेकारी से ही देख लेते हैं कि इसमें ये पूछ रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाइल्स इंफॉर्मेशन, राइट। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट हो गया, क्लोजर हो गया, रिट्रेंचमेंट और ले ऑफ इन फैक्ट्री एम्प्लॉयमेंट वर्कर्स। अब देखिए, इंफॉर्मेशन को कंपाइल करना है ना। और इसमें मैंने क्या लॉजिक क्या लगाया था कि जो लेबर ब्यूरो है, तो इसमें मैंने ब्यूरो को देखा। तो जैसे आपने देखा होगा मैरिज ब्यूरो, मैरिज ब्यूरो क्या करते हैं सब, वो जो भी लोग रिश्ता शादी वादी जो भी करना चाहते हैं, तो उनका इन्फॉर्मेशन लेते हैं सब, और एक ऐसे साड़ी में रखेंगे, उसको कंपाइल करेंगे कि भाई इसका वाला ये लड़की खोज रहा है, ये लड़का खोज रहा है, दोनों का इन्फॉर्मेशन कंपाइल करेंगे, एक दूसरे से मिला देंगे सब। यही तो करते हैं ब्यूरो। ब्यूरो में क्या होता है, ये लोग इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट रखते हैं। जैसे एक और होता है इंटेलिजेंस ब्यूरो, तो भी वो कुछ करता थोड़े ना, वो क्या करता है कि जो भी इंटरनल थ्रेट्स हैं, वो जो भी इंफॉर्मेशन है, चाहे एयरपोर्ट का आपका इंफॉर्मेशन हो गया, या पोर्ट्स का हो गया, रेलवे का हो गया, वो सारी इंफॉर्मेशन एक जगह कंपाइल करता है, फिर देखता है कि भाई, या कुछ अपने जासूस हो गए तो उनके द्वारा भी मिला हुआ जो इन्फॉर्मेशन है, फिर देखता है कोई थ्रेट तो नहीं, मतलब कहीं बम वम तो नहीं लगा दिए हैं सब, राइट। पर ये खुद थोड़े ना पकड़ने जाता है, ये तो इन्फॉर्मेशन को कंपाइल करता है। ब्यूरो है इंटेलिजेंस ब्यूरो, राइट, तो ब्यूरो यही करते हैं सब। तो ये लेबर ब्यूरो, ये सही थोड़ा लग रहा है, तो ये थोड़ा कमज़ोर लॉजिक है, पर फिर भी बताने योग्य था। एक ये भी है कि ए पार्टिकुलर एरिया इज ब्रॉट अंडर 5th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो जिसने पॉलिटी पढ़ा होगा इसको पता होगा 5th शेड्यूल किससे रिलेटेड है, शेड्यूल एरिया से रिलेटेड है। शेड्यूल एरिया क्या होती है, जहाँ पे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लोग रहते हैं। तो शेड्यूल ट्राइब के लोग रह रहे हैं, तो अगर उसको जो है 5th शेड्यूल के अंदर ला दिए तो क्या होगा? पहला कि जो ट्रांसफ़र ऑफ लैंड है ट्राइबल से नॉन ट्राइबल की तरफ, तो उसको प्रिवेंट करना है, भाई करना ही पड़ेगा। अब ट्राइबल लोग हैं, उनको पैसा देके गलत एग्रीमेंट करके लोग बहका देते हैं, तो उसको रोकना पड़ेगा, तो उसको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन बड़ा ज़रूरी है। तो ये तो सही लग रहा है। दे वुड क्रिएट ए लोकल सेल्फ गवर्निंग बॉडी इन दैट एरिया, राइट। तो इसके लिए पेशा एक्ट बनाया गया है। एक्ट क्यों बनाना पड़ रहा है? और तो क्योंकि वो नहीं है, राइट, सेल्फ गवर्निंग बॉडी नहीं है, तो इसीलिए एक्ट बनाना पड़ रहा है। पहले से मौजूद हो तो थोड़ी नहीं बनाते। दे वुड कन्वर्ट दैट एरिया इनटू यूनियन टेरिटरी, ये तो साफ साफ गलत है ना, क्योंकि ये यूनियन टेरिटरी कन्वर्ट करना, ये तो 1st शेड्यूल इस में होता है। द स्टेट्स हैविंग सच एरिया वुड बी डिक्लेयर्ड ए स्पेशल कैटेगरी स्टेट। भाई जो शेड्यूल एरिया है, शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं, बहुत जगह रहते हैं, लगभग हर स्टेट में रहते हैं, तो क्या होगा, सभी मोस्ट स्टेट को आप 5th शेड्यूल में नहीं ना डाल देंगे, उसको स्पेशल जो कैटेगरी स्टेट है वो तो नहीं डिक्लेयर कर देंगे, राइट। क्योंकि स्पेशल कैटेगरी स्टेट अगर डिक्लेयर कर देंगे तो पैसा भी देना पड़ता है सेंटर को, उस स्टेट को, तो भाई फिर तो इकोनॉमिक्स का दिवालिया निकल जाएगा, राइट।
तो ये वाला सही लग रहा है। वैसे ये पढ़ा हुआ होना चाहिए, बहुत ही फेमस टॉपिक है। और ये मैंने डाला है क्योंकि ये जो है प्रीवियस ईयर से ही आया है, 2021 से डायरेक्ट क्वेश्चन उठाया है। उसमें एक स्टेटमेंट दिया था कि सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर बनाया है, ये सही है या गलत। तो उसमें वो स्टेटमेंट था सही। तो यहाँ पे क्या करना है, वो इसीलिए प्रीवियस ईयर पेपर जो है पढ़ना चाहिए। अब यहाँ देखिए पोलर कोड। पोलर कोड क्या है भाई? कोड, अब सोचिए कोड क्या होता है। कोड ऑफ कंडक्ट, जैसे आप पढ़े होंगे PS4 में कोड ऑफ कंडक्ट। तो इसमें कोड ऑफ कंडक्ट है क्या, ये जानना जरूरी है कि आप जो है कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ अपने बिहेवियर है जो आप नहीं कर सकते। अगर आप करेंगे तो क्या करेंगे, उस जो सर्विस है उसको आप नुकसान पहुंचा रहे हैं और आपको दंडित किया जाएगा, राइट। तो यही बातें उसमें लिखी हुई रहेंगी। तो ये क्या है, इट इज़ द इंटरनेशनल कोड ऑफ सेफ्टी फॉर शिप्स ऑपरेटिंग इन पोलर वाटर्स। और ये देखे भी होंगे। तो ये क्या है, कोड को अगर आप वायलेट करते हैं तो क्या होगा, आपको दंडित किया जाएगा, है ना। तो ये जो है ये थोड़ा मिल भी रहा है, तो इस तरह इसको वैसे ये ठीक लग रहा है। इट इज़ द एग्रीमेंट ऑफ द कंट्री। देखिए कोड जो होता है ना वो एग्रीमेंट नहीं होता है। कोड में कुछ बातें लिखी होती है जो आपको फॉलो करनी है, नहीं करेंगे तो भाई नुकसान होगा और इसके लिए आपको सजा दी जाएगी। इट इज़ ए सेट ऑफ नॉर्म्स टू बी फॉलोड बाई कंट्रीज हुज साइंटिस्ट अंडरटेक रिसर्च स्टडीज इन द नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, राइट। सेट ऑफ नॉर्म्स। अब देखिए नॉर्म्स जो होते हैं उसको आप किस तरह से, प्रोसीजर क्या है उस तरह से आपको करना है। पर कोड क्या होता है, ये कुछ निगेटिव जो है बिहेवियर होते हैं। जैसे कोड ऑफ कंडक्ट में होता है कि आपको डॉरी नहीं लेना है ना, आपको अपने बेटे को कॉन्ट्रैक्ट नहीं देना है, राइट। तो ये सब निगेटिव चीज़ें हैं जिसको आपको नहीं करना है, निगेटिव बिहेवियर को अवॉइड करना है। सेट ऑफ नॉर्म्स क्या होता है, इसमें पॉजिटिव होता है, ये पॉजिटिव बिहेवियर होता है जो साइंटिस्ट को फॉलो करना है, अवॉइड नहीं करना है। कोड जो होता है वो अवॉइड किया जाता है। तो क्या है, पहला वाला सही लग रहा है। और ये भी तो क्या है, डी वाला भी जो है एग्रीमेंट है। अब ये एग्रीमेंट तो नहीं है, कोड को एग्रीमेंट तो नहीं कहते हैं, तो ये क्या है, ए वाला जो है सही है। अब यहाँ यूएनजीए भी काफ़ी न्यूज़ में था। यूएनजीए कैन ग्रांट ऑब्जर्वर स्टेटस टू द नॉन मेंबर स्टेट्स, राइट। अब भाई यूएनजीए सबसे बड़ी असेंबली है, यहाँ पे वोटिंग होगी कि भाई किसको ऑब्जर्वर स्टेटस देना है, किसको नहीं देना है, जो भी मेंबर नहीं है, तो वहीं पे वोटिंग होगी। तो ये तो सही लग रहा है। उसके बाद देखते हैं इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन कैन सीक ऑब्जर्वर स्टेटस इन यूएनजीए। को ये पता होगा जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है वो यूएनजीए में ऑब्जर्वर स्टेटस रखता है। कैसे रखता है, एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन कैसे रख रहा है, क्योंकि पा सकते हैं ऑब्जर्वर स्टेटस तभी तो रख रहा है। तो दूसरा भी सही लग रहा है। परमानेंट ऑब्जर्वर इन द यूएनजीए कैन मेंटेन मिशन एट यूएन हेडक्वार्टर। भाई कोई ऑब्जर्वर है, वो कोई अपना मिशन चलाना चाहता है, पूरी दुनिया में कुछ अच्छा करना चाहता है, तो यूएनजीए में अपना एक हेडक्वार्टर तो लगा ही सकता है ना, ये तो होना ही चाहिए। 1 2 3 ये क्या लग रहा है, सही लग रहा है। इस तरह से हमको क्या है कि लॉजिक से थोड़ा सा अनुमान भी लगाना पड़ेगा। अब ये ग्रीन वॉशिंग, तो ये ग्रीन वॉशिंग बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में रहा है। ये ग्रीन वॉशिंग क्या है, और वैसे भी आप सोचेंगे क्या होता है वॉशिंग, क्या होता है कि जैसे ब्रेन वॉशिंग होता है, ब्रेन वॉशिंग। तो ब्रेन वॉशिंग में करते क्या है कि एक कोई बंदा है कि वो जो रिलीजन के बारे में मान के चलिए या कंट्री के बारे में है, जैसे इंडिया है ना, तो उसको क्या बोलेंगे सब कि इंडिया जो है, अरे ये तो बहुत बेकार कंट्री है, इसमें जो है एक रिलीजन के लोगों का जो है बहुत बुरा होता है, तो इस्लामिक स्टेट वाले आएंगे और इस तरह से रिक्रूटमेंट कर लेंगे। ठीक है, समस्याएं होती हैं, अच्छा बुरा होता है, और इसका मतलब ये थोड़े ना है कि इसलिए आप जो है इनोसेंट्स को जो है मारने लगेंगे, बंदूक उठा लेंगे, है ना, भाई ये जो है इस धर्म का है और इस धर्म के लोगों ने ये किया तो उसी धर्म के किसी इनोसेंट को जाके हम मार देंगे, राइट। ऐसा थोड़ा नहीं करेंगे। तो ये क्या होगा, फाल्स इंप्रेशन देते हैं सब, कि जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है वो आपसे हटा देंगे सब, कि इंडिया को क्या किस तरह से बना देंगे सब। अगर किसी को टेररिस्ट बनाना है कि नहीं ये तो बहुत बुरा कंट्री है और कि मुस्लिम्स के लिए बहुत बुरा है, तो वो क्या होंगे, रिक्रूट का उनको कर लेंगे। इस तरह से फाल्स इंप्रेशन बनाया जाता है, राइट, वॉश किया जाता है।
अच्छी जो चीज़ें हैं उसको वॉश कर देंगे और बुरी चीज़ों को ला देते हैं इसमें सब। तो ऐसे ही ग्रीन वॉशिंग क्या है, ग्रीन वॉशिंग कि कोई प्रोडक्ट है राइट, जैसे कोको कोला है, तो उससे जो है इन्वायरमेंट को नुकसान होगा, पर उसको ऐसे बड़ा बड़ा ऐसा एडवर्टाइजमेंट करेंगे, ऐसे दिखाएंगे कि नहीं नहीं इससे तो इन्वायरमेंट को फ़ायदा होता है, ये तो इन्वायरमेंट फ्रेंडली है। तो इम्प्रेशन ही बदल दिया राइट, लोगों का दिमाग को क्या कर रहे हैं, वॉश कर रहे हैं, कन्वेइंग ए फॉल्स इंप्रेशन दैट ए कंपनीज प्रोडक्ट आर इको फ्रेंडली एंड इन्वायरमेंटली साउंड। वैसे ये न्यूज़ में बहुत था, तो ये भी थोड़ा पढ़ना चाहिए, न्यूज़ अच्छे से पढ़िए। देखिए ये क्वेश्चन मैंने डाला है, क्यों डाला है, ये बताने के लिए कि कभी कभी ये काफ़ी लोग कहते हैं कि कोई डाटा हो तो गलत होगा वो स्टेटमेंट, पर यहाँ ऐसा है नहीं, इसमें सब सही है। ये जो दोनों पे डाटा दोनों जगह दिया है और दोनों स्टेटमेंट सही है, और ये अगर आपको नहीं पता है पहला और तीसरा स्टेटमेंट तो आप गलत कर जाएंगे। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन है, अब ऐसा यूपीएससी नहीं रह गया कि अब जो है डाटा है तो स्टेटमेंट्स गलत होगा, नहीं, वो सही भी हो सकता है, जो कि इसमें हुआ भी है। और दूसरा तो ये क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए राइट, दूसरे को डिस्कस कर लेते हैं, पहला तीसरा तो पता होना चाहिए। शिप्स ऑफ ऑल स्टेट्स वेदर कोस्टल आर लैंड लॉक्ड एंजॉय द राइट ऑफ इनोसेंट पासेस थ्रू द टेरिटोरियल सी राइट। तो भाई शिप्स ऑफ ऑल स्टेट्स है ना, अब तुम्हारे इनोसेंट पासेज हो रहा है राइट, गलती से उधर से चला गया तो उसको भाई तुम गलती से वो बॉम्ब या गोली तो नहीं मार दोगे है ना, ये अच्छा बात तो नहीं है। तो इनोसेंट पासेस तो कर ही सकते हैं है ना। तो 1 2 3 इसमें तीनों सही लग रहा है। अब अगला देखते हैं कि विद रेफरेंस टू इंडियन लॉज अबाउट वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन राइट। तो अब देखते हैं कि वाइल्ड एनिमल्स आर सोल प्रॉपर्टी ऑफ द गवर्नमेंट। तो वाइल्ड एनिमल्स जो हैं वो कंप्लीटली किसकी प्रॉपर्टी हैं, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, इसीलिए तो गवर्नमेंट जो है पेनलाइज करता है, उसको प्रोटेक्ट करता है, क्यों करता है, उसका प्रॉपर्टी है ये राइट। व्हेन ए वाइल्ड एनिमल इज डिक्लेयर्ड प्रोटेक्टेड सच एनिमल इज एंटाइटल्ड फॉर इक्वल प्रोटेक्शन वेदर इट इज फाउंड इन प्रोटेक्टेड एरिया और आउटसाइड एरिया। अब सोचने वाली बात है, अगर प्रोटेक्टेड उसको डिक्लेयर क्यों किया है, क्योंकि उसको प्रोटेक्शन देना है राइट, इक्वल प्रोटेक्शन देंगे भाई। अब जो बाघ है, शेर है, चीता जो भी है, अब अपने प्रोटेक्शन एरिया से बाहर निकल गया है तो कम प्रोटेक्टेड थोड़े ना जाएगा है ना, उसको आप थोड़े ना मार सकते हैं। तो ये है, तो दूसरा भी ठीक लग रहा है। अप्रीहेंशन ऑफ ए प्रोटेक्टेड वाइल्ड एनिमल बिकमिंग ए डेंजर टू ह्यूमन लाइफ इज सफिशिएंट ग्राउंड फॉर इट्स कैप्चर आर किलिंग राइट। बस ये शक के बिना पे आप कि हाँ ये जो है ह्यूमन लाइफ के लिए डेंजर हो सकता है, अरे थोड़ा सा बीमार दिख रहा है, हो सकता है क्या पता कोई वायरस हो इसके अंदर, तुरंत उसको गोली मार दो, ऐसा तो नहीं कर सकते। आपको जो है कोई अथॉरिटी के पास जाना होगा, उसको बोलना पड़ेगा भाई ये तो गड़बड़ लग रहा है कुछ है ना। ये क्या है, ए वाला सही लग रहा है। अब ये देखिए संगम लिटरेचर इन एंशिएंट साउथ इंडिया, और इसमें चारों स्टेटमेंट आप पढ़ेंगे तो एक चीज़ यहाँ पे देखने वाली बात है कि इसमें संगम लिटरेचर है क्या, ये हिंदू किंगडम है राइट। हिंदू किंगडम में क्या होता, वर्णा सिस्टम तो था ही, क्योंकि ये तो बेसिक है ना, और जो कि बाद में कास्ट में बदल जाता है राइट। तो यहाँ पे क्या बोला है, सोशल क्लासिफिकेशन ऑफ वर्णा, वो संगम पोइट्स को पता था, क्योंकि उनके समाज में तो पता तो होना ही चाहिए ना, तो वर्णा सिस्टम तो होगा ही है ना। तो बी वाला अपने आप सही हो गया। देखिए ये भी न्यूज़ में था, रामानुजन जो है इनका स्टैचू प्राइम मिनिस्टर ने इनॉग्रेट किया है। तो रामानुजन करते क्या था, ये विशिष्ट अद्वैता एक फिलॉसफी है, तो उसके जो है ये बहुत बड़े प्रतिपादक रहे हैं है ना। तो विशिष्ट अद्वैता में क्या होता है कि आपको भक्ति करनी होती है, आप जो भी भगवान है उनका जो है, जो इंसान है वो जब भक्ति करता है तो क्या होते हैं कि भगवान प्रसन्न होते हैं और जो उनको मोक्ष दे देते हैं, अपने में मिला लेते हैं। ये आपको पता होना चाहिए, ये जो है करंट अफेयर से लिया हुआ है, इसीलिए करंट अफेयर आप पढ़ रहे हैं तो उसको थोड़ा ठीक से पढ़िए। तो ये क्या है, ए वाला जो है सही है। अब ये देखिए सोमनाथ टेम्पल, ये भी जो है करंट अफेयर से लिया गया। जो सोमनाथ टेम्पल है, जो अफगानिस्तान के जो तालिबान है उसने ये ट्वीट किया था कि जो हमारा जो पूर्वज है उसने सोमनाथ टेम्पल को तोड़ा, बहुत अच्छा काम किया है ना।
तो उस समय ये काफ़ी न्यूज में था, तो अब न्यूज में है कोई आर्ट एंड कल्चर का चीज़ तो तुरंत उसको पढ़िए। तो वैसे ये ज्योतिर्लिंग तो श्राइन है ही, है ना। और एल्बेरुनी वो जो आया था बंदा तोड़ने, तो उसके साथ ये भी आया था एल्बेरुनी भी, तो उस बारे में तो वो लिखेगा ही। तीसरा गलत है क्योंकि ये जो रिस्टोरेशन है वो राजेंद्र प्रसाद ने करवाया था, एस राधाकृष्णन ने नहीं। तो ये हो गया आपका ए सही है। अगला देखते हैं कि अदर देन दोज मेड बाय ह्यूमंस नैनो पार्टिकल्स डू नॉट एग्जिस्ट इन नेचर। सोचने वाली बात है, पूरे के पूरे प्रकृति में नैनो पार्टिकल कहीं है ही नहीं, अगर इंसान ने जो बनाया उसके सिवाय। कितना एक्सट्रीम स्टेटमेंट है। और क्या ये हो सकता है? क्या ये आप कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं कि नैनो पार्टिकल कहीं है ही नहीं? हो सकता है तुमको नहीं पता हो पर हो, राइट। ये स्टेटमेंट तो ऐसे ही गलत है। नैनो पार्टिकल्स ऑफ सम मेटेलिक जो ऑक्साइड्स हैं आर यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सम कॉस्मेटिक्स। भाई सम 2 बार दिया है कि कुछ मेटेलिक ऑक्साइड का जो है कुछ कॉस्मेटिक बनाने में, तो कुछ है, सभी तो नहीं लिखा है, एक्सट्रीम तो नहीं है, तो ये सही होना चाहिए। तो क्या हो गया, 1 गलत है और 2 सही है। तो सही क्या होगा, ये है। और ये है कि ये जो है इन्वायरमेंट में चला जाता है तो ये अनसेफ है, क्योंकि भाई नैनो पार्टिकल है तो होगा क्या, कहीं भी आपके पेट में या कहीं भी घुस सकता है, क्योंकि आप देख थोड़े नहीं सकते हैं इसको, तो ये अच्छे से डैमेज कर देगा। अब देखते हैं डीएनए बारकोडिंग। अब बारकोडिंग क्या होता है, इसमें ये जानना जरूरी है। जैसे आप यूपीआई का देखे होंगे, यूपीआई में आपने देखा होगा कि यूपीआई में एक बारकोड होता है ना, ऐसे बना होता है जिसको हम लोग स्कैन करते हैं और फिर पैसा आता है। तो ये बारकोड, जैसे आपका जो यूपीआई है और आपके जो बहन है या भाई है जो उनका यूपीआई कोड है, दोनों का बारकोड सेम नहीं हो सकता, 2 अकाउंट का बारकोड सेम नहीं हो सकता। तो ये होता है बारकोड। बारकोड क्या होता है, ये बड़ा यूनिक होता है, ये एक्सेस करवाता है, ये पहचान दिलाता है, राइट। तो एसेस द एज ऑफ ए प्लांट, तो प्लांट या एनिमल इस सब का एज थोड़े न बताएगा, है ना। बारकोड है तो ये तो मुश्किल लग रहा है। और दूसरा क्या है, डिस्टिंग्विश अमंग स्पीसीज दैट लुक अलाइक, राइट। एक जैसे दिखेंगे सब पर उनमें अंतर करने में मदद करेगा। क्यों? क्योंकि बारकोड है। बारकोड क्या करता है, एक जैसा यूनिक होता है ये, तो अंतर करने में तो मदद करेगा ही, है ना। आइडेंटिफाई अनडिजायरेबल एनिमल और प्लांट मटेरियल इन प्रोसेस्ड फूड, राइट। तो भाई ये भी बड़ा आसानी से हो जाएगा, क्योंकि यूनिक पहचान दिला रहा है, तो जो अनडिजायरेबल है उनकी भी एक यूनिक पहचान होगी, तो पता लग जाएगा। तो 2 और 3 क्या है, सही लग रहा है। और पहला तो एज ऑफ प्लांट, ये तो कार्बन 14 मेथड से होता है, ये जानते भी होंगे। तो ये तो नहीं लग रहा है, क्योंकि बारकोड का बेसिक जो मीनिंग है वही खिलाफ चला जा रहा है। तो क्या है, डी है। अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन कि एसिड रेन इन चारों में से किससे बन जाता है, राइट, किसके एक्सेस से होता है। तो ये देखिए नाइट्रोजन जो ऑक्साइड है NO2, ये पता होगा। एसिड रेन कैसे बनता है, H2O जब इसको मिलेगा तो ये क्या बना लेगा, H2HNO3, राइट, नाइट्रिक एसिड बनाता है। और जो सल्फर डाइऑक्साइड होता है वो जब H2O में मिलता है तो क्या बनाता है, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, राइट। ये दोनों जो है वाटर के साथ मिलके क्या बनाएंगे, एसिड बना रहे हैं। ओजोन जो है, ओजोन को अगर हम लोग H2O में मिक्स कर देते हैं तो क्या कोई एसिड बनता है, नहीं बनता है। तो ओजोन क्या है, गलत है। तो ओजोन को हटा दो और 2 और 4 को ला दो तो क्या बनता है, बी। तो बी आसानी से निकल गया। तो इस तरह से जो भी एनालिसिस वाले जो क्वेश्चन थे वो हमने ख़त्म कर लिए। बाकी इसमें इस पेपर में तो काफ़ी इंफॉर्मेशन बेस ज़्यादा ही थे। अब चलिए आगे हम लोग मेंस के भी कुछ डिस्कशन हम लोग करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।